गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू महागुरु ओएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हमारा करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम हमारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। ये द हिंदू का आर्टिकल है आज का। ठीक है। इस आर्टिकल में बेसिकली जो एस जयशंकर है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में बोला है कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसको जल्द से जल्द रिफॉर्म की जरूरत है। जब ये चीज हमने पढ़ ली तो हमारे दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बनता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन के इन जनरल रिफॉर्म्स। क्योंकि ये रेपिटेटिव थीम है, हर बार किसी ना किसी तरीके से पूछी जाती है। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये न्यूज में क्यों है, सबसे पहले पता होना चाहिए अपने को। मैंने बताया आपको, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि हमको यहाँ पे अर्जेंट रिफॉर्म्स चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इस बार 2025 में यूनाइटेड नेशंस के 80 साल पूरे हो रहे हैं। कितने साल? 80 साल पूरे हो रहे हैं। तो जितने भी ऐसे 75, 80, 50 ईयर्स, 25 ईयर्स, 100 ईयर्स वाले जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो लेट स्टार्ट। ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करें, एक आपको मैं ब्रीफ दे देता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है। उसके बाद हम हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसकी बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस बेसिकली हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1945 में फाउंड करी गई थी, स्टेब्लिश करी गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद। ठीक है। 1939 से 1945 तक हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली थी और ये वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था। टोटल 51 कंट्रीज ने उस टाइम पे इसको फॉर्म करा था। बट अभी एट प्रेजेंट इसमें कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर स्टेट्स हैं। कितने? 193 मेंबर स्टेट्स। ठीक है। जो इसका मिशन है और जो इसका वर्क है यूनाइटेड नेशंस का, वो किसके द्वारा गवर्न होता है? इसका फाउंडिंग चार्टर है 1945 का। उसमें सारी चीजें दी हुई हैं, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस एजेंसी को और इसकी जितने भी स्ट्रक्चर है, जितने इसकी छोटी छोटी एजेंसीज है, उसको कैसे रेगुलेट करना है। अगर हम इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। ये आपको पता होना चाहिए कौन से। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोक मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और लास्ट में यूएन सेक्रेटरीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और हमारा यूएन का सेक्रेटरीट। ये आपको एक ब्रीफ आइडिया मैंने दिया है आपको। बट जो हमारा मेन चीज है कि हमको रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करना है कि क्यों जरूरत है, इंडिया की क्या क्लेम है और इसके साथ हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो जो हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक की एरेना और बैरोमीटर के रूप में उमर जाए। बैरोमीटर का मतलब किसी चीज को जज करने के लिए, किस चीज के लिए? कि हम नई चीजों को अकोमोडेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। जो पावर्स इंटरनेशनल सिस्टम में राइज कर रही हैं उसको हम अकोमोडेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो हम इन्हीं रिफॉर्म्स की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमको रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है, हमारे पास कुछ अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए इस चीज को सुफाइज करने के लिए। चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स में क्या आएगा? अभी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो करंट कंपोजिशन है, उसमें जो एट प्रेजेंट इंटरनेशनल सिस्टम है और जो अभी एट प्रेजेंट मल्टीपोलर वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, वो उसको सही तरीके से नहीं दर्शाता है। 1945 की एजेंसी बनी थी जब हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके इवेंचुअली बाद जो वर्ल्ड था वो बाइपोलर हो गया। बाइपोलर मतलब दो पावरफुल कंट्रीज में डिवाइड हो गया, एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ यूएसएसआर। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। जो हमारा वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है। डेवलपिंग नेशंस को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। और जो डेवलपिंग नेशंस है, इंडिया हुआ, चाइना हुआ, ये सारे नेशंस इंटरनेशनल अफेयर्स को शेप करने का पूरा जिम्मेदारी रखते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जो अफ्रीका है, जो लेटिन अमेरिका, लेटिन अमेरिका मतलब जो साउथ अमेरिका है, उनके पास कोई भी परमानेंट सीट नहीं है हमारे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में। बट जो यूरोप है उसको ओवर रिप्रेजेंटेड दी है, क्योंकि यूरोप एक पूरा कॉन्टिनेंट अगर हम माने तो उसमें यूनाइटेड नेशंस भी पार्ट है उसका परमानेंट मेंबर का, और फ्रांस भी पार्ट है, तो ये ओवर रिप्रेजेंटेशन हुई। और जो एशिया और कैरेबियन कंट्रीज है उनको अंडर रिप्रेजेंटेड मैनर में उसको दर्शाया गया। ठीक है। तो हमारी जो चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स है उसको ये चीज नहीं दर्शाती है। फिर आता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी डिसीजन लेना होता है इनका सिक्योरिटी काउंसिल का, वो बिल्कुल भी पब्लिक नहीं करा जाता, वो लोगों को नहीं बताया जाता। ठीक है। यूजली जितने ये परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, ये वेटो पावर को यूज करते हैं अपने मन मर्जी के मुताबिक, आर्बिट्ररी मैनर में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो यूजली क्लोज डोर्स में होती हैं। कोई इसको देख नहीं सकता, किसी को कुछ पता नहीं अपनी बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है। उसके बाद जो काउंसिल की जो कुछ इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंसी चेंजेस ना, मतलब बेसिकली हर महीने इसकी प्रेसिडेंसी चेंज होती है काउंसिल की। बट एक्चुअली में होता क्या है, जो रियल पावर है वो रहती तो फिर भी P5 मेंबर्स के पास भी है। तो एक तरह से बस उनको थोड़ा सा बहलाने फुसलाने के लिए थोड़ा सा
चॉकलेट दे दी कि हाँ आपको हमने काउंसिल की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी दी है, बट एक्चुअल में जो पावर है वो P5 के पास ही है। उसके बाद मोनोपोली ऑफ परमानेंट 5 मेंबर्स, जो हमारे परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, आपके ऊपर मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो परमानेंट 5 मेंबर्स है कौन से, ताकि आपको याद रहे। जो हमारे परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, ये आप इनको इन्फोग्राफिक देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, ये हमारे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वेटो राइट्स है। बाकी फिर नॉन परमानेंट मेंबर्स आते हैं। ठीक है, हम इन P5 मेंबर्स की मोनोपोली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मोनोपोली ऑफ P5। ये जितने भी डिसीजन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिए जाते हैं, ये सारे P5 मेंबर्स लेते हैं। पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजना कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में। बट यूजली होता क्या है कि जहां पे कन्फ्लिक्ट है, मान लो अफ्रीका में कन्फ्लिक्ट है, वहां से उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वहां से उनसे कुछ पूछा नहीं जाता, अपनी मन मर्जी के मुताबिक उन्होंने भेज दिया। अपनी वेटो पावर को बहुत मिसयूज करते हैं ये, जिसकी वजह से पूरी काउंसिल में परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, बैलेंस खराब होता है पूरी काउंसिल का। ठीक है, उसके बाद अनकन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। अनकन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स मतलब जिसके ऊपर हमने कभी काम नहीं करा, जो हमने कभी नजरअंदाज कर दिए, जो कि मेन स्ट्रक्चर से हट के आते हैं। जैसे हमारे पास अनकन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स अभी क्या है, हमारा टेररिज्म है, हमारा साइबर क्राइम है, अभी रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है, इसराइल पैलेस्टीन की वॉर चल रही है, क्लाइमेट चेंज है, यूनिलेटरलिज्म है, एक कंट्री आगे बढ़ के अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है ना। इसकी एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, सीरिया हुआ, अफगानिस्तान हुआ, यमन हुआ, यहाँ पे जब क्राइसिस हुआ, ये जो हमारा यूनाइटेड नेशंस था, ये इसको इफेक्टिवली रिजोल्व कर पाने में फेल हो गया, ये इसको अच्छे से नहीं मैनेज कर पाए। उसके बाद इनएफिशिएंसी इन मेंटेनिंग पीस, ये पीस को मेंटेन नहीं कर पाए। जो कंट्रीज के बीच के जियो पोलिटिकल रिवलरी है, मान लो यूएसए है, रशिया है ना, चाइना है, परमानेंट मेंबर्स के बीच में, उससे हो क्या रहा है कि जितने ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं उसके ऊपर जो इफेक्टिव मैकेनिज्म के साथ डिसीजन लेना चाहिए था वो ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी आपस की लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते। सीरिया की एग्जांपल है, सीरिया की एग्जांपल ये है कि एक कंट्री में जब यहाँ पे कंसेंसस चल रहा था कि यहाँ पे क्या करना है, तो यूएसए कुछ और बोल रहा है, रशिया कुछ और बोल रहा है, और आपका जो चाइना कुछ और बोल रहा है, और किसी एक कंट्री ने भी अगर अपनी वेटो पावर यूज कर ली, तो उस जो रेजोल्यूशन है वो सारा का सारा वहीं पे खत्म हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस का जो ओवरऑल स्टेटस है उसको अंडरमाइन करा जा रहा है, उसको नजरअंदाज करा जा रहा है। अगर हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म नहीं करे, तो यूनाइटेड नेशंस के ऊपर खतरा मंडराएगा कि वो साइडलाइन हो जाएगा, उसको नजरअंदाज कर देंगे ओवरऑल। जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपर हैंड ले लेंगी। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ, नाटो हुई, बिम्स्टेक हुई। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना एक अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड साइन। बट द प्रॉब्लम इज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन तभी अच्छे से डेवलपमेंट के रास्ते पे चल सकती हैं, लोगों का, कंट्रीज का भला तभी हो सकता है जब एक ओवरऑल एजेंसी जो उनको ओवरसी कर रही है वो इफेक्टिवली अपना रोल प्ले कर रही है। ठीक है, ये थे हमारे पॉइंट्स कि हमको किस किस पॉइंट्स पे, एविडेंसेस के बेस पे हमको हमारी यूएनएसएस में रिफॉर्म्स की जरूरत है। ठीक है, मैं आपको एक और आपकी पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखो। आपको ना ये थोड़ा सा अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए भी पता होना चाहिए। कुछ ऐसे ग्रुप्स की बात करेंगे जिन्होंने हमेशा से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के रिफॉर्म्स की बारे में बात करी है, उसको एडवोकेट करा है। सबसे पहले G4 कंट्रीज। G4 कंट्रीज में क्या कौन से आते हैं, ब्राजील, इंडिया, जर्मनी और जापान। कौन सा, ब्राजील, इंडिया, जर्मनी और जापान। ये जो G4 मेंबर्स हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट इन चारों में से किसी के पास भी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है, और ये बोलते हैं कि अगर हम कंट्रीज को यहाँ पे सपोर्ट मिले तो ये ज्यादा लेजिटिमेट, ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन तैयार करी जा सकती है। फिर एक L69 करके ग्रुप है, ये अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, एशिया और पैसिफिक की जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो सब इसका पार्ट है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बात करते हैं। फिर अफ्रीकन यूनियन ने बहुत लंबे टाइम से रिफॉर्म्स की बात करी है कि हमको सीट्स बढ़ानी चाहिए। एट प्रेजेंट अफ्रीकन ग्रुप में 55 मेंबर्स हैं अफ्रीका के। ठीक है, एक स्पेशल कंसेंसस था जिसको क्या बोलते हैं, एजुलविनी कंसेंसस। ये बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस और यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म की बात करता है। फिर एक एजेंसी आती है S5, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल 5 नेशंस। इसमें 5 छोटे छोटे देश आते हैं, कौन से, कोस्टा रिका, जॉर्डन, लिechtenstein, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड। ठीक है, इनका ये बोला कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म का मेन गोल ये है ताकि हम ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा सकें। ऐसा है, आपको ना ये ग्रुप्स के नाम पता होने चाहिए, आपको अपनी एग्जांपल्स में ये ग्रुप्स के नाम यूज करके आने हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच हो। और पता होना चाहिए ओवरऑल जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि हमारा जो ये जो सेशन है उसका नाम ही करंट अफेयर्स का सेशन है, तो ओवरऑल आप जितनी नॉलेज कमुलेट कर सकते हो आपको वो करनी चाहिए। उसके बाद नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। 1992 में इंडिया और उसके 35 और मेंबर्स ने एक रेजोल्यूशन तैयार करा था,
कि जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें रिप्रेजेंटेशन बढ़ानी चाहिए। ये मैंने आपको बताने का पॉइंट ये था कि आप अपने एग्जांपल्स में ये पॉइंट्स को यूज कर सको। फिर हम बात करते हैं कि इंडिया के पास ऐसा क्या खास है कि इंडिया बार बार क्लेम करता है कि हमको यहाँ पे परमानेंट मेंबरशिप मिले और यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म करे जाए। सबसे पहले हिस्टोरिक एसोसिएशन। इंडिया यूनाइटेड नेशन से तब से जुड़ा हुआ है जब 1945 में पहली बार ये क्रिएट हुआ था। इंडिया उस टाइम का फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया ने बहुत हेल्प करी थी इसको फाउंड करने में। और इंडिया ऑलमोस्ट 7 टर्म्स के लिए सर्व कर चुका है टेम्परेरी मेंबर। देखो, 5 परमानेंट मेंबर है, उसके बाद 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है वो थोड़े थोड़े टाइम बाद इलेक्ट करे जाते हैं। और जो उस टाइम पे उस पोजीशन पे इंडिया 7 बार यहाँ पे सर्व कर चुका है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। उसके बाद साइजेबल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमी। जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया के पास सेकंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है, जिससे ये पता चलता है कि इंडिया के पास बहुत कैपेबिलिटी है अपना पूरा दावा पेश करने के लिए। उसके बाद इंडिया ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस करे यूनाइटेड नेशंस में। इंडिया इज वन अमंग द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। जितने भी पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं उसकी फंडिंग के लिए, उसको सोल्जर्स भेजने के लिए, अपनी आर्मी भेजने के लिए इंडिया बहुत लंबे टाइम से लार्जेस्ट कम्युलेटिव कंट्रीब्यूटर है। ठीक है। उसके बाद इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करने हैं, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ताकि वो अपनी डिप्लोमेटिक पावर को बढ़ा सके। ताकि कल को अगर दूसरी कंट्री के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे दो कंट्रीज के बीच में रेवलरी स्टार्ट हो रही है, तो इंडिया अपने डिप्लोमेटिक क्लाउड को यूज करते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड कर सके। लड़ाई नहीं लड़नी है, बस अपने आप को बचाना है। ठीक है। उसके बाद इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल पावर। अभी इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड राइज कर रहा है। इंडिया की एंट्री हुई थी अभी रिसेंटली वासेनार एग्रीमेंट में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम में और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में। ये तीनों एग्रीमेंट ना ये कंट्रोल रिजाइम में आते हैं कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन हुए, जो आपने अपनी वेपनरी हुई, उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। इंडिया बस एनएसजी का पार्ट नहीं है। इंडिया किसका पार्ट नहीं है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पार्ट नहीं है। और इंडिया के लिए स्पेशल उसकी इंडिया की इतनी वैल्यू है कि यहाँ पे एक्सेप्शन दी गई थी कि इंडिया अगर इसका पार्ट नहीं भी बनेगा तो भी इन 3 एग्रीमेंट्स का पार्ट बन सकता है। यूजली ऐसा नहीं होता। ठीक है। उसके बाद लीडरशिप ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। जो हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उसका लीडर है इंडिया। इंडिया को उसका लीडर माना जाता है। अगर इस मूवमेंट के लीडर को परमानेंट मेंबर्स का स्टेटस मिलेगा यूनाइटेड नेशन में, तो जो इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो वॉइस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। क्या बोलते हैं? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। इन कंट्रीज का लीडर किसको माना जाता है? इंडिया को। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी बहुत अच्छे लेवल पे, अगर इंडिया को नैम का लीडर होने के नाते यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर का स्टेटस दिया जाए। ठीक है। ये हमने बात करी कि इंडिया के पास ऐसे कौन से क्लेम्स है कि इंडिया बार बार ये बात करता है। बट हमको किसी ना किसी सोल्यूशन पे तो उतरना पड़ेगा कि इसके साथ हमको प्रोसीड कैसा करना चाहिए, कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो हम इसके बारे में हम वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले एक्सटेंशन ऑफ मेंबरशिप टू द रीजनल ग्रुप्स। अगर आप हर एक कॉन्टिनेंट के हर एक कंट्री को मेंबरशिप नहीं दे सकते, विच इज वेरी जस्टिफाइड, पॉसिबल नहीं है, तो आपको जो उन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हुए रीजनल ग्रुप्स है उनको मेंबरशिप देनी चाहिए। जैसे यूरोपियन यूनियन हुआ, अफ्रीकन यूनियन हुआ, ओआईसी हुआ, एशियान हुआ, ताकि जो इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीज जो पार्ट है वो आगे ग्रो कर सके। ठीक है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का पे काम करना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल की जितनी भी कोऑपरेशन है, जितनी भी एजेंसीज है, उनको उसके यूएन के बाकी जितने ऑर्गन्स हैं, जैसे जनरल असेंबली हुआ, आईसीजी हुआ, ट्रस्टीशिप काउंसिल हुआ, है ना, सेक्रेटरीट हुआ, उसके साथ उसको मिलके काम करना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे सवाल कभी खड़ा ना हो। उसके बाद इंटरमीडिएट रिफॉर्म्स। कुछ ऐसे रिफॉर्म्स है बेसिकली कि कंट्रीज क्या बोलती है, अगर आप एकदम से इतने लॉन्ग टर्म में इतने शॉर्ट टर्म वाली चीज नहीं कर सकते, है ना, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको इंटरमीडिएट रिफॉर्म्स पे ध्यान देना चाहिए। जो जी4 कंट्रीज है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, ब्राजील, जापान, जर्मनी, इंडिया, ये क्या बोलते हैं? इन्होंने प्रपोजल सबमिट करा था कि हम एक न्यू टेम्पररी कैटेगरी बनाते हैं उन सीट्स की, उन मेंबर्स की जिनके पास ज्यादा लंबे टाइम तक टर्म होगी नॉन परमानेंट मेंबर से। ठीक है। ताकि उन कंट्रीज का जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो भी एड्रेस करा जा सके, और वो देने के बाद हम हमारे परमानेंट मेंबरशिप को एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन। जितना इंसान, जितनी कंट्री कंट्रीब्यूट करेगा उसको उतनी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। कंट्री जितना कंट्रीब्यूट कर रही है उसको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, और उसको रोल बढ़ाना चाहिए पूरी काउंसिल की डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। ठीक है। उसके बाद हमको नॉन परमानेंट मेंबरशिप के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ परमानेंट मेंबरशिप का बेस बढ़ाने से यूएन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो जाएंगी। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है वो भी नंबर में बहुत कमी है। ठीक है। कंट्रीज के इंटरेस्ट को दर्शाने के लिए नॉन परमानेंट मेंबरशिप के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर्स को आगे उसको एक्सपेंड करना चाहिए ताकि जो बॉडी है वो एक एज अ होल, एज अ पूरे
स्ट्रक्चर की तरह काम कर सके और ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीके में काम करे। ये थे हमारे वे फॉरवर्ड कि आपको किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए कि हम इसके साथ आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये इन्फोग्राफिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ना। 5 हमारे पास परमानेंट मेंबर है, 10 हमारे पास नॉन परमानेंट मेंबर है जो कि चेंज होते रहते हैं। अफ्रीका से 3 जाते हैं, एशिया से 2 जाते हैं, लैटिन अमेरिका से 2 जाते हैं, वेस्टर्न यूरोप और से 2 जाते हैं, ईस्टर्न यूरोप से 1 जाता है। यहाँ की बात करते हैं कि यूके और फ्रांस के पास जब दोनों के पास है तो यूरोप ओवर रिप्रेजेंटेड है, अफ्रीका में कंट्रीज ज्यादा है तो अंडर रिप्रेजेंटेड है, एशिया में तो कुछ है ही नहीं, मतलब इंडिया के पास भी नहीं है। ठीक है। और हर मेंबर के पास अपना 1 वोट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये इन्फोग्राफिक्स देने का मतलब आपको यही है कि आप इसको अपने एग्जाम में पॉइंटर्स में यूज कर पाओ। अगर हम इस पूरे टॉपिक की कंक्लूजन की बात करें तो इसका निचोड़ क्या है, इससे हमने क्या सीखा। तो हम बोलते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको रिफॉर्म करना चाहिए, उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए, जरूरी है, क्रूशियल है, ताकि जो आज की जो ग्लोबल रियलिटी है, जो आज की सही में असलियत है, उसको हम दिखा सके, उसको हम दर्शा सके। बैलेंस रिप्रेजेंटेशन लेके आनी पड़ेगी जो कि टाइमली, इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट नेगोशिएशन के ऊपर काम करे, जो कि रिफॉर्म्स की जेन्युइन कमिटमेंट के ऊपर बेसिस हो। ऐसा ना हो कि बस फॉल्स प्रॉमिस दे दिया कि हम करेंगे बट हमने करा कुछ है नहीं। तो हमको इफेक्टिवली इमीडिएटली इन रिफॉर्म्स पे काम करना चाहिए और कुछ ऐसे इंटरमीडिएट सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना चाहिए ताकि हम आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड की रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर सकें और इंडिया का जो स्टेक है, इंडिया का जो क्लेम है वो जस्टिफाइड है, 100% जस्टिफाइड है। इंडिया डिजर्व्स अ सीट इन परमानेंट मेंबरशिप और बाकी कंट्रीज ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट करा भी है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स। एक रेपिटेटिव थीम है, आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। थैंक यू सो मच।